बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माइनॉक्सिडिल स्प्रे कैसे यूज़ करते हैं। अब ये जो माइनॉक्सिडिल स्प्रे है ये डिफरेंट नेम से जो है वो मार्केट में आता है। माइनॉक्सिन के नाम से भी आता है, रीग्रो के नाम से भी आता है और भी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं जिनके नाम से जो है ये स्प्रे मार्केट में अवेलेबल है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट, इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, इसको अप्लाई किस तरह करते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट हैं कि नहीं, कितने अरसे के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और असल ओके तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि माइनॉक्सिडिल असल में होता क्या है और ये किस तरह से जो है ये हेयर रीग्रोथ करवाता है या फिर हेयर की ग्रोथ को जो है वो प्रोलॉन्ग करता है या हेयर साइकिल को जो है ये प्रोलॉन्ग करता है। तो हमें सबसे पहले जो इसके बारे में इंट्रोडक्टरी पॉइंट है वो ये है कि ये एक वेजो डायलेटर होता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट करता है ताकि उनसे ब्लड जो है वो इजीली पास हो सके। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे ये हेयर साइकिल पे कहां पर ये एक्ट कर रहा है तो ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ द हेयर बाय प्रोलॉन्गिंग द एनाजन फेज। अब ये एनाजन फेज क्या है, कैटेजन फेज क्या होता है, टेलोजन फेज क्या है, वो सारे फेजेस अभी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये हेयर साइकिल वर्क किस तरह से करता है और किन चीजों की वजह से, किन चीजों की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो आपको हेयर फॉल शुरू होता है और माइनॉक्सिडिल का क्या रोल है, माइनॉक्सिडिल किस तरह से वो हेयर साइकिल को जो है वो इंप्रूव करता है। तो हम सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट है वही देख रहे हैं कि ये प्रोलॉन्ग करता है एनाजन फेज को थ्रू प्रोलिफेरेटिव एंड एंटी एपोप्टोटिक इफेक्ट ऑन ह्यूमन डर्मल पैपिलरी सेल। अब ह्यूमन डर्मल पैपिलरी सेल्स क्या होते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड मेसेनकाइमल सेल है, मतलब एक खास तरह के सेल, अगर आम अल्फाज में आप समझे एक खास तरह के सेल हैं आपके हेयर फॉलिकल के अंदर, यानी जहां से जो बाल आपका ग्रोथ शुरू करता है उसके अंदर एक खास तरह के सेल होते हैं जिसके अंदर ये जो है ये क्या काम कर रहा होता है, ये स्पेसिफाई कर रहा होता है कि बाल आपका जो निकलेगा उसका साइज क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, उसका कलर क्या होगा और कितनी फ्रीक्वेंसी से कितनी जल्दी जो है वो रीजनरेट होगा। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है बाल की जो स्पेसिफिकेशन है, प्रॉपर्टीज, वो ये सारे डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इनकी जो है इनको डेथ, इनकी सेल डेथ को प्रिवेंट करता है, एक मैकेनिज्म ये है। ठीक है ना, इसका माइनॉक्सिडिल का। और दूसरा, क्योंकि ये बीइंग अ वेज़ोडायलेटर ये क्या करता है, ओपन करता है पोटेशियम चैनल को, यानी एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को ये ओपन करता है। अगर हम लोग आम अल्फाज में बात करें तो ये होगा कि ये किस तरह से जो है वेज़ोडायलेशन, ब्लड वेसल्स को किस तरह से ये खोल रहा है, किस तरह से उनका ब्लड फ्लो जो है जिसकी वजह से ये इजीली पास करेगा ब्लड जो है वो क्या क्या मैकेनिज्म है उसके पीछे। ठीक है ना, तो वो मैकेनिज्म क्या है कि ये पोटेशियम सेंसिटिव जो एटीपी सेंसिटिव जो पोटेशियम चैनल है उनको ये ओपन करता है। ठीक है ना, स्मूथ मसल्स में भी, जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स को जो है वो डायलेशन होती है और हेयर फॉलिकल्स के अंदर भी जो है ये इन चैनल्स को ओपन करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वेजो डायलेशन होती है। ठीक है, जब वेज़ोडाइलेशन होगी तो क्या होगा कि वहां से ब्लड ज्यादा गुजरेगा। अब जब ब्लड गुजरेगा तो आपको पता है ब्लड के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके ब्लड में मौजूद होता है, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा। तो वो क्या करते हैं काम कि आपके हेयर को जो है वो प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए जो भी चीजें रिक्वायर होती हैं वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि जो हेयर की जो जिंदा रहने की, आपके बाल की जो जिंदा रहने की जो ताकत है, वायबिलिटी जो होती है आपके हेयर की, वो इंक्रीज हो जाती है, या फिर हेयर सेल की या हेयर फॉलिकल्स की। ठीक है, अब ऑक्सीडिल जो है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए वो यूज होता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कौन सा होता है, वो हम लोग देते हैं कि हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन लाइक डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, यानी कि अगर इस वजह से आप लोगों ने करवाया और इस वजह से अगर आपको हेयर फॉल, आपका ये इसका लेवल ज्यादा हुआ है तो फिर आपको माइनॉक्सिडिल स्प्रे काम करेगा, वरना माइनॉक्सिडिल स्प्रे किसी भी सूरत में काम नहीं कर सकता। अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आपकी न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा पुअर है या आप कोई एंटी कैंसर मेडिसिन ले रहे हो और आप समझ रहे हो कि साथ आप माइनॉक्सिडिल स्प्रे अप्लाई करोगे बाल नहीं झड़ेंगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। कि माइनॉक्सिडिल रिकमेंडेड ही आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए है, किसी भी दूसरे हेयर फॉल के लिए वो रिकमेंडेड नहीं किया जाता है माइनॉक्सिडिल स्प्रे। ठीक है ना, अच्छा अब मेन में किस तरह से जो है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नजर आता है वो हम लोग देख लेते हैं, और वुमेन में किस तरह से एंड्रोजेनिक एलोपेशिया नजर आ रहा है। मेन में जो है रिसीडिंग हेयर लाइन्स, जो उनके आगे जो माथे के पास जो हेयर लाइन्स होती हैं उनमें बालों की कमी होने शुरू हो जाती है, और दूसरा उनके क्राउन एरिया पे, ठीक है ना, वहां पर जो है वो बाल झड़ना शुरू हो जाए। लेकिन वुमेन में क्या होता है, डिफ्यूज हेयर थिनिंग होता है। वुमेन का कोई एक खास पैटर्न नहीं है कि कहाँ से जो है वो बाल एक पर्टिकुलर एरिया से जो है वो झड़ेंगे, उनकी डिफ्यूज होती है, लाइक कहीं से थोड़ी थोड़ी जो है वो हर जगह से झड़ रहे होते हैं वुमेन के। लेकिन मेल्स में क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आदमियों के आगे से बाल जो है वो कुछ के वो बिल्कुल ही थिनिंग हो जाती है, बिल्कुल ही शेड हो जाते हैं, और कुछ का होता है क्राउन एरिया से, जो पीछे से जो बाल है उनके जो क्राउन होता है ना आपके सर का,
उस एरिया से उनके बाल झड़े होते हैं। लेकिन फीमेल्स में आप लोग ये चीजें नहीं देखोगे। फीमेल्स में अक्सर डिफ्यूज के इनके बाल बहुत, किसी के बहुत पतले होते हैं, वो कहते हैं डिफ्यूज हेयर थिनिंग हो रही होती है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं कि माइनॉक्सिडिल स्प्रे अगर किसी पर्सन को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो वो फिर किस तरह से जो है वो इसको अप्लाई कर सकता है, क्या उसकी डोज है, क्या फैक्टर्स है जो उनको कंसिडर करने चाहिए, ठीक है। देखिए, इसको बताने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि आपका हेयर फॉल हो क्यों रहा है। सिर्फ माइनॉक्सिडिल हल नहीं होता, माइनॉक्सिडिल के अलावा बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं जिनको आपको रिजॉल्व करना पड़ सकता है अगर आप इनसे सफर कर रहे हो तो। पुअर स्लीप भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना। तो आपका माइनॉक्सिडिल जो है वो किस हद तक काम करता है, क्या डोज है, वो हम लोग देखते हैं। ओके, सो एज वी नो कि ये स्प्रे फॉर्म में आता है, इसके साथ एक नोजल मौजूद होती है, एक बोतल मौजूद होती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना होता है, आप लोगों ने इंसर्ट करके आप लोगों ने क्या करना होता है, इसको अप्लाई करना होता है। लेकिन आपने अप्लाई कब करना और कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अप्लाई आपने उस वक्त करना है जब आपके बाल मुकम्मल तौर पर खुश्क हो, किसी भी किस्म का पानी उसके ऊपर ना हो, गीले ना हो, तेल ना लगा हो, किसी भी किस्म का आपने कोई भी मेडिकेशन, कोई भी चीज अप्लाई ना की हुई हो, ठीक है ना। तब आपने अप्लाई करना है, इसको मसाज करना है फिंगर्स से, बिगिनिंग एट द सेंटर ऑफ द अफेक्टेड एरिया। जो अफेक्टेड एरिया है उससे आपने सेंटर में अप्लाई करते हुए आगे मूव करना है। डोज शुड नॉट एक्सीड रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अफेक्टेड एरिया। नहीं है कि आपको भाई, अच्छा इसका डोज बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताती हूँ आपको। इसका डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है उससे ज्यादा कि अगर आपको कितनी भी एरिया आपका वास्ट क्यों ना हो, आपको जो डोज रिकमेंडेड है आपने उतनी ही अप्लाई करनी है, बाकी आपने मसाज से उसको स्प्रेड कर लेना है, ठीक है ना। और डोज कितनी है, वो 2 ml पर डे से एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेकिन अब 2 ml आप लोग एक फॉर्म में से, स्प्रे फॉर्म में से कैसे निकालोगे, ठीक है ना, वो अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी डोज क्या है, 2% और 5% माइनॉक्सिडिल स्प्रे अवेलेबल होता है। यूजुअली फीमेल्स को 2% रिकमेंड किया जाता है, मेल्स की क्योंकि जरा ज्यादा होती है, लेकिन उनको भी रिकमेंडेड होता है कि वो 2% से स्टार्ट करें। अगर उनकी बहुत ज्यादा फिर 5% की तरफ उनको लेके जाया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है उनको एलोपेशिया देखकर डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं। कोई भी सेल्फ मेडिकेशन जो है वो आप लोग स्टार्ट नहीं किया करें खुद से, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज का एक ही हल, एक ही सोल्यूशन, एक ही काम नहीं होता, डिफरेंट रीजन होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसके सोल्यूशन होते हैं। अच्छा, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने लगी है कि 1 ml आप लोगों ने सुबह अप्लाई करना है और 1 ml आपने शाम को अप्लाई करना है, तो ही हमारे पास पूरा 2 ml का डोज बनेगा ना। 1 ml सुबह आपने अप्लाई करना है और 1 ml शाम को। अब बात यह है कि स्प्रे से आपने 1 ml कैसे निकालना है। 6 दफा अगर आप उसको प्रेस करते हैं ना तो 1 ml निकलता है। यानी आप लोग एक, बेशक अपने एरिया के हिसाब से एक स्प्रे इस एरिया में कर लो, दूसरा स्प्रे उस एरिया में कर लो, इसी तरह स्प्रेज जो है ना आप 6 को आप अपना एरिया पे डिवाइड कर लो, ठीक है ना। जितना भी वास्ट एरिया, अगर एक ही एरिया, एक ही खास तौर पे जैसे रिसाइडिंग हेयर लाइन या सिर्फ क्राउन एरिया मेल का, वहां पर सिर्फ जो है वो हेयर शेडिंग हुई है, वहां पर एलोपेशिया, तो सिर्फ वहां पर भी कंसेंट्रेट आप कर सकते हो। 6 टाइम आप एक ही जगह भी अप्लाई कर सकते हो और 6 टाइम आप डिफरेंट एरियाज पे भी अप्लाई करना है, 1 टाइम एट ईच एरिया, ठीक है ना। लेकिन 6 पुशेस से जो है आपने ज्यादा नहीं करना, क्योंकि 6 पुशेस होंगे 1 ml के, और एक टाइम पे आपने 1 ml अप्लाई करना है, फिर आपने शाम को जो है वो 1 ml अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये तरीका आई होप आपको समझ आ गया। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आप लोग मुझसे फेसबुक पेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है मैक्सिमम रिस्पॉन्स की, आप लोगों ने अप्लाई कब तक करना है कि ये काम कर रहा है आपके लिए, नहीं। मैक्सिमम टाइम टू सी द रिस्पॉन्स इज 4 मंथ। 4 महीने आप अप्लाई करोगे, फिर भी ये काम नहीं कर रहा तो फिर आपने उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल फिर नहीं होगा। ओके, सो कंटिन्यू टू यूज इफ द रिस्पॉन्स इज गुड, बिकॉज अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो आप ये नहीं कहोगे चलो अब बाल अच्छे हो गए हम इसको छोड़ दो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आप छोड़ेंगे वो 2 से 3 महीने बाद दोबारा टेलोजन फेज की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि ये इसका काम करता है, स्टार्ट में हमने पढ़ा, ये एनाजन फेज को प्रोलोंग कर रहा है, ठीक है ना, लंबा कर रहा है उसकी डेट से, ठीक है ना, उसको बढ़ा रहा है। लेकिन अगर जैसे ये काम होगा, जैसे आप इसकी एप्लीकेशन स्टॉप करोगे तो साथ ही वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देगा टेलोजन फेज की तरफ। तो 2 से 3 महीने बाद आपकी हेयर शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक आपको रिस्पॉन्स चाहिए आपको इसको अप्लाई करते रहना पड़ेगा, अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो। अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो 4 मंथ्स इज द मैक्सिमम टाइम। इससे ज्यादा आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए अगर आपको फायदा नहीं दे रहा तो, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग माइनॉक्सिडिल स्प्रे यूज कर रहे हैं उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग सिर्फ स्प्रे यूज कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता डू एंड डोंट्स क्या है किसी चीज के। तो ये लेक्चर खासतौर पे उनके लिए जो माइनॉक्सिडिल स्प्रे यूज करना चाह रहे हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए, ठीक है ना, नॉट फॉर अदर टाइप ऑफ एलोपेशिया, उसके लिए यूज करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं या डॉक्टर ने रिकमेंड किया, वो उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो डू एंड डोंट्स क्या है, तो सबसे पहले आ जाता है स्कैल्प
कॉन्टैक्ट में रहना, यानी अगर आप लोगों ने स्प्रे अप्लाई किया तो ये ना हो कि आप फौरन जाके नहाने लग जाएं या 10 मिनट बाद जाके नहा लें, ये नहीं आपने करना। आपने स्विमिंग नहीं करनी, आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि पसीना आएगा तो वो स्प्रे जो है वो बह जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने नहीं करनी। कम अज कम जो स्प्रे है वो आपने कम अज कम 4 घंटे तक अपने बालों में एज इट इज रखना है, ठीक है ना, धोना नहीं है, वॉश नहीं करना। इसके अलावा आप लोगों ने ड्रायर यूज नहीं करना स्प्रे को ड्राई करने के लिए, क्योंकि इस तरह से उसकी एफिकेसी पे इफेक्ट पड़ेगा। तीसरी बात, आपने अपने हाथ अच्छी तरह से धो लेने हैं, क्योंकि अगर आपके हाथ, क्योंकि आपने मसाज करनी है, अब आपके हाथों पे लग गया माइनॉक्सिडिल, अब वो माइनॉक्सिडिल आप अपने फेस पे लगा रहे हो, अपने हाथों पे लगा रहे हो, अपने पाँव पे लगा रहे हो, वही हाथ अपने जिन पे माइनॉक्सिडिल स्प्रे लगा हुआ है, तो वहां पर भी क्या होगा, हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। यही चीज जो है वो फीमेल्स फेस करती हैं। उनमें क्या होता है कि जो फेशियल हेयर की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो क्या करती हैं कि गीला होता है, गीले में क्या होता है, वो सो जाती हैं, लेट जाती हैं, सराने के ऊपर लग जाता है उनका माइनॉक्सिडिल स्प्रे, जिसकी वजह से उनका जब जैसे ही फेस को वो टच करता है पिलो कवर, तो वो उनके फेस पे लग जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनकी हेयर ग्रोथ, फेस पे हेयर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या किस तरह से करना चाहिए। आपके ड्राई हो जाए फिर आप जो है वो पिलो कवर जो है वो पे आप लेटे, ठीक है ना, पिलो पे आप लेटे, उससे पहले जो है वो उसको ना करें इस्तेमाल पिलो को, जब तक ये ड्राई ना हो। और इसको हेयर ड्रायर यूज नहीं करना इसको ड्राई करने के लिए। डू नॉट यूज इफ द पेशेंट इज सेंसिटिव टू द माइनॉक्सिडिल, अगर पेशेंट सेंसिटिव है। अच्छा, एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया कि अगर आपकी स्कैल्प इंटैक्ट है तो और हेल्दी है फिर आपने अप्लाई करना है। अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है किसी भी किस्म की, तो फिर आपने वो स्प्रे अप्लाई नहीं करना। किसी भी किस्म की आप लोगों ने खारिश करके उस पर जख्म बनाए हुए, कोई दाना निकला हुआ है, कोई वैसी ही कोई साइन है जो एक अबनॉर्मेलिटी का साइन है वो है, तो फिर आप लोगों ने इसको अप्लाई नहीं करना, ठीक है। आपकी हेल्दी इंटैक्ट और स्कैल्प होगी तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर आ जाता है अगर पेशेंट किसी भी किस्म की एलर्जी है, बेशक वो माइनॉक्सिडिल ड्रग से हो, एथेनॉल से हो या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल से हो, क्योंकि ये उसके सॉल्वेंट है, प्रोपेलेंट्स है, ठीक है, तो उसमें अगर होगा तो फिर आप लोगों ने ये यूज नहीं करना। फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ऐसे पेशेंट में जिनमें हाइपरटेंशन है, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, बेशक वो ट्रीट कर रहे हो या ना ट्रीट कर रहे हो, उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उनमें आपने यूज नहीं करवाना, क्योंकि ये वैसोडाइलेशन कॉज करेगा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना, कि आप खड़े हो, आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है। तो अगर ट्रीटेड है, अनट्रीटेड है, ये स्प्रे इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर द हाइपरटेंशन, ठीक है ना। और शुड अच्छा, इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्कैल्प एबनॉर्मेलिटी हो, सोराइसिस हो या सनबर्न हुआ तब भी आप यूज नहीं करोगे। आपने हेड शेव करवाया हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल सारे बाल उतरवाए हुए तब भी आप यूज नहीं करोगे। या फिर आप कोई भी दूसरी मेडिकेशन यूज कर रहे हो या कोई ड्रेसिंग हुई है, कोई पट्टी हुई है आपके सर पे, तो फिर आप यूज कर रहे हो तब नहीं आपने करना, ठीक है ना। आप कौन कौन से मेडिकेशन फॉर एग्जाम्पल आप सर पे यूज कर रहे होते हो, बाजू का आपने कोई स्टेरॉइड लगा रहे होते हो, किसी वजह से ट्रिटिनोइन लगा रहे होते हैं, पेट्रोलैटम कोई लगा रहे होते हैं, या डायथ्रानोल यूज कर रहे होते हो जो कि सोराइसिस की ड्रग है, ठीक है ना। किसी भी किस्म की मेडिकेशन अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो ये मेडिकेशन क्या होती है, ये डिजाइंड ही होती है कि ये स्कैल्प के अंदर जाएं, ठीक है ना, और ये स्कैल्प के अंदर जाएं, अंदर सिस्टमिक ब्लड फ्लो को जो है ब्लड फ्लो में अंदर जाएं। सारी मेडिसिन इसी तरह से डिजाइन होती हैं। तो ये क्या होगा कि जब आप ये स्प्रे को इनके साथ लोगे ना, कि आपने स्टेरॉइड अप्लाई किया हुआ है, साथ आपने ऊपर माइनॉक्सिडिल अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा कि उसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन माइनॉक्सिडिल की बढ़ जाएगी। माइनॉक्सिडिल की सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन आपके खून में ज्यादा माइनॉक्सिडिल एंटर होगा। जब खून में ज्यादा एंटर होगा तो ये वैसोडाइलेटर है, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन स्टार्ट हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो किसी भी इन ड्रग्स के साथ आपने ये माइनॉक्सिडिल स्प्रे यूज नहीं करना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब कुछ वो लोग आ जाते हैं जो कहते हैं हमने माइनॉक्सिडिल स्प्रे यूज किया है, 1-2 हफ्ते हुए हमारे बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, ठीक है ना, ये कंप्लेन आती है। लेकिन ये कंप्लेन बिल्कुल नॉर्मल है। कैसे कि अब आपका हेयर जो है वो टेलोजन फेज से जो है वो एनाजन फेज की तरफ जा रहा है, और टेलोजन फेज का एंड किस पे था कि एक्सोजन फेज। एक्सोजन फेज में कहते हैं कि अभी हेयर शेडिंग होती है ताकि आपके नए हेयर फॉलिकल के लिए जगह बन सके, यानी एनाजन फेज जो है वो स्टार्ट हो सके। तो अगर तो ये 2 हफ्ते तक ही रहती है शेडिंग कि आपने अप्लाई किया और 1-2 हफ्ते तक आपको बाल बहुत ज्यादा झड़े हैं, तो इट्स नॉर्मल, ठीक है ना। अब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक नॉर्मल वे में झड़े हैं तो इट्स नॉर्मल, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम हो गया है, ठीक है ना, तो फिर क्या हो, और फिर भी आपके बाल झड़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो आपके लिए थोड़ा सा एक साइन है कि आप इसको जो है वो यूज करना छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं बना हुआ, ठीक है। तो ये चीजें आ जाती है कि अगर 2 से 6 हफ्ते में, अगर 2 से 6 हफ्ते में किसी भी टाइम पे अगर आपकी हेयर शेडिंग स्टार्ट होती है, और वो हेयर शेडिंग यहाँ पर यही स्टार्ट होती है, ठीक है ना, आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, हो सकता है 2 हफ्ते तक नहीं हुई हो शेडिंग,
आपके चौथे हफ्ते में या 5वें हफ्ते में हेयर शेडिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन उस हेयर शेडिंग की ड्यूरेशन 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं हुई है। यानी कि जब ये शुरू हुआ है, बेशक वो 5वें हफ्ते के अंदर शुरू हुआ हो, ठीक है ना, लाइक आपने इस महीने में शुरू किया और अगले महीने में जो है वो आपकी हेयर शेडिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो आप उस हेयर शेडिंग का जो टाइम पीरियड है वो 2 हफ्तों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात इंपॉर्टेंट आ जाती है कि इसके अगर इतने फायदे हैं या इसका जो है इतना इफेक्टिव है, तो क्या ये जो है इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? यस, इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। कॉमन साइड इफेक्ट में आ जाता है सर का दर्द होना, हाइपरट्राइकोसिस यानी बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाना है ऐसे एरियाज में जो कि नॉन स्कैल्प हैं, ठीक है ना, खासतौर पे वुमेन में फेशियल हेयर स्टार्ट हो जाता है। फिर रैशेस सम पीपल में या प्लूराइटिस, ठीक है। अनकॉमन है कि हाइपोटेंशन होना, कि अगर आपने ड्रग इंटरेक्शन करवा दिया है, ठीक है ना, कि अगर आप लोग स्टेरॉइड भी अप्लाई कर रहे थे या सोराइसिस की कोई मेडिकेशन अप्लाई कर रहे थे, साथ आपने माइनॉक्सिडिल भी अप्लाई कर लिया, तो फिर आपको हाइपोटेंशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर हेयर कलर, हेयर टेक्सचर में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, लेकिन हाँ अगर इट इज यूजुअली वेल टॉलरेटेड होता है, ये इतने साइड इफेक्ट कॉज नहीं करता, ये वेल टॉलरेटेड होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपके नए नए सबसे पहले जो बाल उगना शुरू होंगे ना, ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत कलरलेस होते हैं और बालों का नजर भी नहीं आते, बस फील हो रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़े टाइम के बाद, थोड़े वक्त के बाद ट्रीटमेंट के, आपके नए जो बाल हैं वो बिल्कुल सेम कलर के होंगे और सेम थिकनेस के होंगे जैसे आपके पहले वाले बाल थे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट माई माइनॉक्सिडिल स्प्रे, कैसे इस्तेमाल करते हैं और हेयर ग्रोथ साइकिल आपका किस तरह से वर्क कर रहा होता है, ठीक है ना, कैसे किन फैक्टर की वजह से आप एनाजन से टैलोजन की तरफ जाते हैं, कौन से फैक्टर आपके हेयर फॉल को इंक्रीज करते हैं और कौन से फैक्टर्स जो है वो आपके हेयर स्कैल्प को जो है इंप्रूव करते हैं, आपकी हेयर ग्रोथ को जो है वो इंक्रीज करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, आप मुझसे फेसबुक पेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आर ऑब्वियसली वेलकम, कंप्लीटली वेलकम, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ आया है, ठीक है ना, अगर आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल था तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा और उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि किसी भी पर्पज के लिए, किसी भी टाइप के हेयर फॉल के लिए माइनॉक्सिडिल को कंसिडर कर रहे होते हैं या उनको समझ नहीं आती, वो सिर्फ बायोटिन पे जो है वो फोकस करना शुरू करते हैं। क्योंकि मैंने खुद बहुत ज्यादा ऐसे कस्टमर्स देखे हैं, पेशेंट्स देखे हैं जो सिर्फ बायोटिन को जो है वो फोकस कर रहे होते हैं और बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इनको कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है। तो और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो माइनॉक्सिडिल स्प्रे जो है वो यूज करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं और ये कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको करना चाहिए, कौन कौन से फीमेल इसकी वजह से हाइपरट्राइकोसिस सफर कर रही हैं, ठीक है। तो उन सबके साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करना है आप लोगों ने, ठीक है ना, ताकि किसी का भला हो जाए, किसी को नुकसान से बच सके, ठीक है ना। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।